एयर इंडिया डील दैट इज़ इन एविएशन सेक्टर। तो रिसेंटली पेपर 3 का पार्ट है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर या एविएशन इंडस्ट्री इकोनॉमी। तो रिसेंटली आपने न्यूज़ सुनी होगी कि एयर इंडिया ने काफ़ी बड़ा जो है ऑर्डर दिया है फॉर प्लेन्स टू बोइंग एंड एयरबस। ठीक है, तो 470 जो एयरप्लेन्स हैं वो एयर इंडिया खरीदेगी और 370 मोर एयरप्लेन्स जो है वो भी खरीद सकती है अगर एयर इंडिया को लगता है कि उसको जरूरत है। मतलब 470 तो खरीदेगी खरीदेगी, 370 जो है उसका भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है कि अगर चीज़ें सही रही तो 370 मोर एयरक्राफ्ट एयर इंडिया विल परचेज। ठीक है, ये न्यूज़ है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले तो आपको एविएशन इंडस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। तो एविएशन इंडस्ट्री हमारे देश की ग्रो कर रही है। 1991 से पहले तो एयर इंडिया और एक इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन के नाम से होती थी, वही जो है एयर सर्विस प्रोवाइड करती थी। एयर इंडिया वाज मेंट टू प्रोवाइड इंटरनेशनल एयर सर्विस और जो इंडियन एयरलाइंस थी दैट इज सपोज टू प्रोवाइड डोमेस्टिक एयर सर्विस। और 1991 के बाद जो है हमने इसको ओपन किया टू प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को ओपन किया तो आज कितने सारे प्लेयर्स जो हैं मार्केट में आ गए हैं। इंडिगो, स्पाइस जेट, पहले जेट एयरवेज, ठीक है, एंड सो ऑन। और डिफरेंट कंज्यूमर सेगमेंट्स को वो टारगेट कर रहे हैं। इंडिगो जैसे मिडिल क्लास को टारगेट करती है बिकॉज इट प्रोवाइड यू अफोर्डेबल एयर सर्विस। जेट एयरवेज जो है अपर क्लास को टारगेट करती है बिकॉज इट प्रोवाइड्स यू प्रीमियम एयर सर्विस लाइक विद लॉट ऑफ फैसिलिटीज एक्सेट्रा। दैट्स वाई जेट एयरवेज की जो टिकट होती है वो महंगी होती है और इंडिगो की काफ़ी सस्ती होती है। ठीक है, और इंडिगो ही जो है वो मेन प्लेयर है एविएशन सेक्टर में, क्योंकि इंडिगो जो है इट हैज़ बेसिकली होल्ड ओवर 58% ऑफ एविएशन मार्केट। ये 58% एविएशन मार्केट किसके पास है? इंडिगो के पास। मतलब 58% जो पैसेंजर्स हैं, एयर पैसेंजर्स हैं, दे ट्रेवल थ्रू इंडिगो। ठीक है, उसके बाद जो है इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट एयर पैसेंजर मार्केट है। ठीक है, और उसके बाद जो है इंडिया में अभी पैसेंजर ट्रैफिक 18 करोड़ है लगभग, उसमें से 16 करोड़ जो है डोमेस्टिक पैसेंजर्स हैं और बाकी 2 और 3 करोड़ जो है वो इंटरनेशनल एयर पैसेंजर्स हैं। ठीक है, और ये जो है एविएशन सेक्टर जो है इट इज़ गोइंग टू टच 40 करोड़ पैसेंजर्स इन नेक्स्ट 7-10 ईयर्स। So aviation sector is going to be boomed in this country. It is going to be grown in this country. ठीक है, और एक्सपेक्टेड है कि जैसे अभी तो 470 एयरप्लेन्स का ऑर्डर दिया है टाटा ने थ्रू एयर इंडिया। ठीक है, और इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स लाइक 5 ईयर्स डाउन द लाइन डिफरेंट एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑफ दिस कंट्री जो है वो लगभग 2000 एरोप्लेन्स का ऑर्डर देने वाली हैं। सो इंडिया इज अ बिग मार्केट फॉर एविएशन इंडस्ट्री ऑफ द ग्लोब। ठीक है, और एविएशन इंडस्ट्री ऑफ द ग्लोब के बारे में बताऊंगा कि हु आर द बेसिकली द मेजर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एरोप्लेन्स इन द वर्ल्ड। इट इज बोइंग दैट इज ऑफ यूएसए एंड सेकंड इज एयरबस। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि दिस एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्लोबली सिर्फ 2.5 ही मेजर प्लेयर्स हैं इन द वर्ल्ड। One is Boeing, second is Airbus, and other half is this Pratt and Whitney. This इसका नाम एग्जैक्ट मैं आपको बताता हूँ। यस, Pratt and Whitney, Pratt and Whitney। ठीक है, यही मेजर प्लेयर है। Pratt and Whitney, और जैसे मेन तो बोइंग और एयरबस ही है। जो अदर हाफ है वो छोटे छोटे प्लेयर्स से बनता है, जैसे कि Pratt and Whitney हो गया, एक जनरल इलेक्ट्रिक मोटर्स का जो है रॉयल्स रॉयस जो सब ब्रांड है। ठीक है, वो जो है इंजन्स बनाता है एरोप्लेन्स की। ठीक है, ऐसे ही एक दो छोटी मोटी कंपनियां और है लाइक सेफ्रॉन ऑफ फ्रांस और CFL ऑफ फ्रांस एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये Pratt and Whitney या रोल्स रॉयस या सेफ्रॉन एक्सेट्रा काफ़ी छोटे प्लेयर है इन एविएशन मैन्युफैक्चरिंग
सेक्टर ऑफ द ग्लोब मेजर प्लेयर जो है कौन है, बोइंग एंड एयरबस। और इन दोनों में काफ़ी हाइपर कंपटीशन चलता रहता है कि बोइंग अपने प्लेन बेचना चाहता है और एयरबस अपने, ठीक है। तो इसीलिए आपने देखा भी होगा कि जब एयर इंडिया ने ये ऑर्डर दिया तो मोदी जी अलोंग विद फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन एंड यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन के एंड इवन यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक उनके साथ मीटिंग करके जो है उन्होंने वर्चुअल मीटिंग करके जो है इस ऑर्डर को फ्लैग ऑफ किया। एंड जो बाइडन हैज सेड कि इट विल क्रिएट मोर देन 1 million jobs in America. Such order of Air India will create more than 1 million jobs in America. तो आप सोच रहे होंगे अब यूके के पीएम का क्या रोल है इसमें, कि उनको क्यों मीटिंग में इनवाइट किया, कि भाई वो लेफ्ट ओवर ना फील करे, इसलिए नहीं, क्योंकि जो रोल्स रॉयस है वो अपने इंजन कहाँ बनाती है, ब्रिटेन में बनाती है। और जो एयरबस है वैसे तो ये आपको है फ्रेंच कंपनी, बट नाउ इसमें जो है सभी यूरोपियन कंट्रीज के स्टेक्स हैं। मतलब देर आर सम जर्मन कंपनीज हु हैज़ परचेज शेयर्स ऑफ एयरबस, नीदरलैंड की कंपनीज ने भी परचेज किया हुआ है, यूके की कंपनी ने भी परचेज किया हुआ है। सो नाउ एयरबस इज ट्रूली अ यूरोपियन कंपनी, ठीक है। इट हैज स्टार्टेड एज फ्रेंच कंपनी बट नाउ इट इज अ यूरोपियन कंपनी, आप कह सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द नेशंस ऑफ यूरोप हैज स्टेक्स इन एयरबस, ठीक है। उसके बाद जो है जो टाटा ने थ्रू एयर इंडिया ये एरोप्लेन्स खरीदने वाली है, वो जो है बाय सेल लीज मॉडल पे खरीदने वाली है, बाय सेल लीज मॉडल पे खरीदने वाली है। मतलब 470 एरोप्लेन्स खरीदेगी वो, साथ के साथ उसको बेच देगी। 470 एरोप्लेन्स खरीद के साथ के साथ उसको बेच देगी, फिर उस सोल्ड एयरप्लेन्स को लीज पे लेगी टाटा, समझे। अब कहोगे ऐसा क्यों कर रही है, ये तो समझो कि देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ कॉम्प्लेक्स और हाउ कैपिटल इंटेंसिव एविएशन सेक्टर इज, ठीक है। तो कैसे करेगी टाटा कि 470 उसने जो है एयरप्लेन्स खरीदे, एक थर्ड कंपनी को बेच देगी वो, ठीक है। टाटा ने सपोज बोइंग एंड एयरबस से जो है 470 एयरप्लेन्स खरीदे, किसी एक थर्ड कंपनी को बेचेगी वो, ठीक है। तो जितने पैसे उसने खरीदने में लगाए उतने पैसे उसके रिकवर हो जाएंगे ना फ्रॉम दैट थर्ड कंपनी, ठीक है। फिर ये इस थर्ड कंपनी से जो है टाटा यही 470 प्लेन्स जो है किस पे ले लेगी, लीज पे। उसकी एनुअल पेमेंट जो है टाटा को करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर 470 प्लेन्स खरीदेगी तो कितना सारा कैश चाहिए टू परचेज दीज 470 एरोप्लेन्स, ठीक है। 470 प्लेन्स खरीद के थर्ड कंपनी को दे दिए, उससे लीज पे ले लिए। तो अब जो है सपोज 470 प्लेन्स को खरीदने के लिए आप मान लीजिए कि 47,000 करोड़ रुपीज लगते, 47,000 करोड़ रुपीज लगते, ठीक है। तो अब इतना पैसा जुटाना, उसकी पेमेंट करना, फिर एरोप्लेन्स को खरीदना, तो जो है इसमें काफ़ी कैपिटल लग जाएगी ना, ऊपर से महंगी भी पड़ेगी। इट विल बी अ कॉस्टली अफेयर, बिकॉज आपको अगर बैंक से आप उधार लेके लोन लेके जो है ये खरीदते हो तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा हर साल, ठीक है। तो आपने क्या किया, 47,000 करोड़ के खरीदे, थर्ड कंपनी को बेच दिए, उससे लीज पे ले लिए। अब लीज क्या है कि मान लीजिए आपने 50 ईयर्स की लीज ले ली, तो हर साल आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, लगभग 1,000 करोड़, इज़न्ट इट। हर साल आपको लीज अमाउंट कितनी देनी पड़ेगी, जस्ट 1,000 करोड़। तो जस्ट बाय पेइंग 1,000 करोड़ एवरी ईयर टाटा इज एबल टू गेट 470 न्यू एयरक्राफ्ट। अगर 470 एयरक्राफ्ट मान लीजिए 1,000 करोड़ में आ जाते हैं तो एक एयरक्राफ्ट का कॉस्ट कितना पड़ा, सिर्फ 2 करोड़ हर साल का। दैट इट कैन रिकवर बाय दिस अमाउंट ऑफ 2 करोड़ कैन बी इजिली रिकवर्ड बाय टाटा फ्रॉम द पैसेंजर्स, ठीक है। डायरेक्ट नहीं करेगी ना, अब मान लीजिए वो डायरेक्ट परचेज कर ले, कोई आगे उससे लीज ना ले तो उसका नुकसान हो जाएगा, बिकॉज दिस एरोप्लेन्स आर वेरी हाई प्राइस्ड टू बी परचेज्ड, ठीक है। तो इसलिए जो है ये थर्ड कंपनी क्या करती है, तुम अपना ऑर्डर दे दो, तुम खरीद लो जितने में खरीदना है, उतने पैसे में मैं तुमसे खरीद लूंगी, फिर बाद में लीज पे दूंगी, थोड़ा बहुत कमीशन जो मेरा होगा वो मैं ले लूंगी। हाँ, सेम कॉस्ट पे परचेज कर लेंगे और बाकी जो थोड़ा बहुत कमीशन जो लेगी वो थर्ड कंपनी चार्ज कर लेगी। क्या चीज, फिर बोइंग को दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि
मान लीजिए बोइंग ने जो है 1,000 करोड़ में एक प्लेन बनाया, ठीक है, आपको लीज पे दे रहा है, तो आपको लीज में मान लीजिए 2 करोड़ पे दे रहा है, तो उसके तो 998 करोड़ रुपीज लग गए इन मेकिंग दैट प्लेन। वो 998 करोड़ कहाँ से रिकवर करेगा फिर बोइंग? तो बोइंग को तो पूरे 1,000 करोड़ मिल गए, ठीक है, समझे? टाटा को 2 करोड़ में प्लेन मिल गया। तो जो कैश की अरेंजमेंट है वो कौन कराएगा? थर्ड पार्टी। वो कैश की जो अरेंजमेंट कराएगा उसी के वो क्या ले रहा है? कमीशन ले रहा है, उसी सर्विस की वो जो है कमाई कर रहा है, समझे? दिस इज हाउ दिस वर्क्स, बाय सेल एंड लीज। क्लियर है? उसके बाद जो है एविएशन सेक्टर जो है, मैं आपको बताऊँ ना, जैसे एयरप्लेन्स में 2 सेक्टर होते हैं, मतलब जो एयरप्लेन होता है उसकी जो सीट्स होती हैं, इट इज़ बीइंग डिवाइडेड इनटू 2 सेक्टर्स, वन इज़ प्रीमियम क्लास और सेकंड होती है इकोनॉमी क्लास। तो अगर प्रीमियम क्लास की सारी टिकट्स बिक जाती हैं तो जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है ऑफ दैट प्लेन वहीं से रिकवर हो जाता है, वहीं से रिकवर हो जाती है उसकी, इवन प्रॉफिट भी वहीं से आता है उसको। अगर इकोनॉमी क्लास की सारी टिकट भी बिक जाए तब भी जो है कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस रिकवर नहीं होते, समझे? तो जो एयरप्लेन है उसका मेन टारगेट कंज्यूमर कौन होता है? प्रीमियम कस्टमर्स, बिजनेस कस्टमर्स, बिजनेस एग्जीक्यूटिव क्लास कस्टमर्स, क्योंकि वहीं से उसकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन रिकवर होती है, वहीं से उसको प्रॉफिट्स बनते हैं। वो चाहे तो कल को अगर इकोनॉमी क्लास बंद भी कर दे तब, और बिजनेस क्लास बस फुल रहे, उसकी सारी टिकट्स बिकती रहे, तब भी जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो प्रॉफिटेबल रहेगी, समझे? उसके बाद जो है काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस कर रही है एविएशन सेक्टर। फॉर एग्जांपल एक तो हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट है बिकॉज ऑफ राइजिंग प्राइसेस ऑफ एविएशन टरबाइन फ्यूल, ठीक है। उसमें करेंसी फ्लक्चुएशन भी है क्योंकि जो एविएशन टरबाइन फ्यूल है इट इज़ बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम गल्फ कंट्रीज, ठीक है, और डॉलर में खरीदा जाता है उसको। तो डॉलर अगर महंगा हो जाएगा, रुपी डेप्रिशिएट होगा, डॉलर महंगा हो जाएगा, आज 70 का है कल को 100 रुपये का हो जाएगा, तो आप सेम अमाउंट ऑफ जो फ्यूल है यू आर गोइंग टू परचेज इन हाई अमाउंट ऑफ रुपीज, ठीक है, तो महंगा खरीदोगे आप उसी चीज को बिकॉज ऑफ करेंसी फ्लक्चुएशन। समझ पा रहे हो कि मान लीजिए पहले जो है आप मान लीजिए कि 70 रुपीज पर लीटर जो है फ्यूल का प्राइस है, इट मीन्स कि $1 सपोज इज द प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ फ्यूल, ठीक है। तो आपको 10 लीटर जो है मान लीजिए फ्यूल चाहिए, तो कितने में आएगा? $10। अभी डॉलर की प्राइस मान लीजिए 80 है, तो आपने कितना पे किया? 800 रुपीज। कल को जो है डॉलर की प्राइस 100 हो जाए, अगर डॉलर की प्राइस 100 हो जाए तो आपको वही 10 लीटर फ्यूल लेने के लिए तो आपको कितने रुपीज स्पेंड करने पड़ेंगे? 1000। तो बिकॉज ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन यू आर गोइंग टू परचेज सेम अमाउंट ऑफ फ्यूल इन हायर अमाउंट ऑफ रुपीज, समझे? उसके बाद कंपटीशन है क्योंकि एविएशन सेक्टर बहुत ज्यादा कंपटीटिव है, ठीक है। पहले जो है कोविड के टाइम जो है सरकार ने कुछ प्राइस सीलिंग भी लगा दी थी कि इससे ज्यादा प्राइस आप चार्ज नहीं कर सकते, इससे नीचे जो है वो भी चार्ज नहीं कर सकते, मतलब देयर वाज अ फ्लोर प्राइस। फ्लोर प्राइस होता है लाइक योर फ्लोर, दैट इज द मिनिमम प्राइस यू हैव टू चार्ज फ्रॉम द कंज्यूमर्स। सीलिंग दैट इज योर रूफ, तो दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्राइस दैट यू कैन चार्ज फ्रॉम कंज्यूमर्स। वो दोनों हटा दिया अब सरकार ने। तो अब क्या है कि प्राइस वॉर जो है वो हो सकता है एविएशन सेक्टर में, टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर पैसेंजर्स। डिफरेंट एयरलाइंस जो है वो इधर अल्ट्रा लो प्राइस पे जो है आपको एयर ट्रैवल दे सकती हैं, या अल्ट्रा हाई प्राइस पे भी। अल्ट्रा लो प्राइस पे एयर ट्रैवल देंगी बिजी रूट्स पे, ठीक है, और अल्ट्रा हाई प्राइस पे जहाँ पे सिर्फ उसी एयरक्राफ्ट कैरियर की जो है उसी एयरलाइन की जो है फ्लाइट जाती है तो उस पर आपसे हाई प्राइस भी चार्ज कर सकती है, अब नॉर्मल प्राइस चार्ज कर सकती है, एक्सेसिव प्राइस चार्ज कर सकती है, ठीक है। उसके बाद जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट्स भी है क्योंकि काफ़ी सारे शहरों में एयरपोर्ट्स ही नहीं है, तो दैट्स व्हाई दे आर नॉट कनेक्टेड बाय एयर। अगर एयरपोर्ट्स हैं तो फंक्शनल नहीं है, समझे? उसके बाद डेप्ट एंड लॉसेस भी बढ़ता जा रहा है बिकॉज इट्स एन हाई केपेक्स बिजनेस। एयरलाइन बिजनेस इज बेसिकली हाई केपेक्स बिजनेस। केपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर,
कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कि यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑन बिल्डिंग एसेट्स फॉर योर कंपनी, देन ओनली यू विल एबल टू जनरेट रेवेन्यू। ठीक है, समझे? और जैसे आप क्लास में आए हो आप, है ना, ऑनलाइन जैसे क्लासेस होती हैं, उसका केपेक्स बहुत कम होता है कि आपको सिर्फ एक माइक चाहिए, एक कंप्यूटर चाहिए, एक कैमरा चाहिए, एक डिजिटल बोर्ड चाहिए, दैट्स डन। ठीक है, तो इसलिए जो है ऑनलाइन कोर्सेज कैन बी मेड अवेलेबल टू स्टूडेंट्स इन लो प्राइस। लेकिन जो ऑफलाइन क्लासेस का कैपेक्स है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आप आए हो क्लास में, आपके लिए चेयर्स भी चाहिए, एसी भी चाहिए, फैन भी चाहिए, एक बिल्डिंग भी चाहिए जहाँ पे आप जो है आके बैठोंगे, लाइट्स भी चाहिए, इज़न्ट इट? आपको बाहर जो है वॉशरूम फैसिलिटी भी चाहिए, जब आपको बाहर जो है पीने का पानी भी चाहिए। तो ये सारी फैसिलिटी अरेंज करने के लिए इंस्टीट्यूट हैज़ टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन बिल्डिंग एसेट्स, मे बी इट AC or maybe chairs or maybe water cooler or maybe digital board or fans or so on। ठीक है, तो ये क्या हुआ? केपेक्स। तो ऐसी एयरलाइन बिजनेस में केपेक्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है काफ़ी सारा कैश चाहिए इन योर पॉकेट टू स्टार्ट एंड रन एयरलाइन बिजनेस। समझे? इसलिए दिस बिजनेस इज नॉट मेड फॉर कॉमन सिटीजन। जो हाई रिच क्लास है वही एयरलाइन बिजनेस चला सकती है। ठीक है, समझे? और इसी केपेक्स की वजह से जो है काफ़ी सारी एयरलाइन शटडाउन भी हो जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जेट एयरवेज, उसका वैसे जेट एयरवेज को माना जाता था कि जो वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है इन योर एयर ट्रैवल, वो वर्ल्ड में ऐसी सर्विसेज कोई और प्रोवाइड नहीं करता। मतलब इट वाज वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड टू एयर पैसेंजर्स बाय द जेट एयरवेज। बट वो फेल क्यों हुई? बिकॉज जेट एयरवेज ने क्या किया कि काफ़ी सारे प्लेन जो है खुद अपनी पॉकेट से खरीद लिए, तो सारा पैसा तो वहाँ चला गया। अब बाकी पैसा जो है आप कैसे अरेंज करोगे टू पे फॉर द सैलरीज और टू पे फॉर द फ्यूल और टू पे फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा? उसके लिए पैसा ही नहीं था। पैसा नहीं था तो जेट एयरवेज फेल हो गई, उसका दिवालिया निकल गया। बिकॉज डू रिमेंबर, इट इज नॉट द लॉसेस दैट किल योर बिजनेस, it is not the losses that kill your business, it is not the debt that kill your business, it is the cash flows that kill your business. If in your business you are facing the problem of cash flows, then your business is surely going to be killed or surely going to be shut down. जब तक आपकी जेब में पैसा है, कैश है, आप जो अपनी डेप्ट को पे कर पा रहे हो, सैलरीज पे कर पा रहे हो, रॉ मटेरियल जो परचेज करना है वो खरीद पा रहे हो, तब तक आपका बिजनेस चलता रहेगा, चाहे वो लॉस में हो, चाहे आपने कितनी भी उधार उठाई हो एक्सेट्रा। ऑब्वियसली अगर आपके लॉस ज़्यादा होंगे, ऑब्वियसली अगर आपने डेप्ट ज़्यादा उठाई है तो कैश फ्लो आपके ऑटोमेटिकली कम होते जाएंगे। बट अगर आप कैश फ्लो जो है मेंटेन कर पा रहे हो, तब आपका बिजनेस सर्वाइव करता रहेगा। आपने देखा होगा ना अपने शहरों में लोग बहुत टोपियां बदलते हैं कि आज इससे उधार ले ली, ठीक है, जब वो उधार मांगने आया तो दूसरे से उधार लेके उसकी दे दी। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ कैश फ्लो मेंटेन कर रहे हैं। जैसे ही उनका कैश फ्लो रुक गया, वो अपना दिवालिया निकाल देंगे, शहर छोड़ के भाग जाएंगे। तो वहां पे नई टोपियां बदलेंगे। समझे? तो यहाँ पे कैश फ्लो जो है बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। ठीक है, इसीलिए जो है टाटा ने क्या किया? बाय सेल एंड लीज, ताकि कैश फ्लो डिसरप्ट ना हो। क्लियर है? उसके बाद जो है इंपॉर्टेंस की एविएशन सेक्टर की, देखो जो भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो रोड्स हो, रेलवेज हो या एयरवेज हो, वाटरवेज हो एक्सेट्रा, दे आर बेसिकली ब्लड एंड आर्टरीज, वेन्स एंड आर्टरीज ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, जैसे वेन्स एंड आर्टरीज में आपका ब्लड फ्लो करता है एंड दैट ब्लड फ्लो इज क्वाइट एसेंशियल फॉर योर सर्वाइवल। वैसे ही जो है इकोनॉमी के सर्वाइवल के लिए, इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए दिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आर एसेंशियल। ठीक है, समझे? तो क्योंकि इन्हीं आर्टरीज वेन्स में, दैट इज इन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में गुड्स एंड सर्विस ट्रांसफर होते हैं, रोटेट होते हैं, सर्कुलेट होते हैं, मूव होते हैं। इसी में जो है पीपल जो है वो मूवमेंट करते हैं, चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई कंज्यूमर है, कोई टूरिस्ट है, ठीक है, कोई स्टूडेंट है, कोई प्रोफेशनल है एक्सेट्रा। तो जितना स्ट्रॉन्ग आपके ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होंगे आपके देश में, उतनी ज्यादा आपके देश में इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी आएगी। समझे? तो कई लोग बोलते हैं कि अमेरिका में बहुत चौड़ी सड़कें हैं,
क्योंकि अमेरिका इतना अमीर देश है? ऐसा नहीं है। अमेरिका में चौड़ी सड़कें हैं तभी वो अमीर है। ठीक है, कि उसके बाद इतना एक्सप्रेस वे का वाइड नेटवर्क है, लॉन्ग नेटवर्क है, जिसकी वजह से जो है उसका ब्लड, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज, फ्रीली स्मूथली फ्लो हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो उसकी इकोनॉमी बूम कर रही है। ठीक है, समझे? तो इसलिए कनेक्टिविटी को बिल्ड करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी भी इंश्योर करेगा, क्योंकि आप मिलिट्री को भी फास्टली मोबिलाइज कर सकते हो एट दी बॉर्डर्स अगर हमें कोई थर्ड कंट्री अटैक करता है। ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन भी है, जितनी एयर कनेक्टिविटी विद डिफरेंट इंटरनेशनल डेस्टिनेशन होगी उतना टूरिज्म बढ़ेगा, हम भी विदेश घूमने जाएंगे, विदेशी फॉरेनर्स जो हैं हमारा देश घूमने आएंगे। ठीक है, बिजनेसमैन आएंगे जाएंगे, इन्वेस्टर्स आएंगे जाएंगे, लेबर जो है आएगी जाएगी, एक्सेट्रा। तो उतना ज़्यादा जो है हम वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड हो पाएंगे। और नेशनल इंटीग्रेशन को भी प्रमोट करेगा, जितना इजी जो है आप मुंबई चेन्नई जा सकते हो, जितना इजी जो है आप कोलकाता इम्फाल एक्सेट्रा जा सकते हो, इतनी जल्दी जो है आप सूरत अहमदाबाद एक्सेट्रा जा सकते हो, उतनी ज़्यादा जो है आपके रिलेशन जो है विद डिफरेंट विद पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस कंट्री के साथ और मजबूत होंगे। क्लियर है? तो इट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प इन अस इन नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, और वो आ गया ना, इन्वेस्टमेंट भी अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगे। हाँ, होगी तभी तो वो हाँ वहाँ पे लगाएगा। बिल्कुल। ठीक है, तो ये जो डील है टाटा की, इट इज गोइंग टू बी ऑफ ग्रेटर देन $100 बिलियन वैल्यू। ठीक है, और ये जो डील है बेसिकली देखो, एयर इंडिया, एयर इंडिया की देखो कहानी स्टार्ट होती है जेआरडी टाटा से। ठीक है, जिस उम्र में बच्चे कंचे खेलते हैं, ठीक है, वो उस उम्र में पैशनेट थे अबाउट एयरक्राफ्ट फ्लाइंग। ही वॉज क्वाइट एडमेंट कि मुझे पायलट बनना है, एंड बाय द एज ऑफ 20 ईयर्स ही गॉट अ कमर्शियल पायलट लाइसेंस। और 1934 में जब देश आजाद भी नहीं हुआ, ब्रिटिशर्स का गुलाम है, उन्होंने एयरक्राफ्ट जो है चलाया इन 1934। ठीक है, फिर उन्होंने जो है क्या किया कि अपनी एयरलाइन कंपनी जो है शुरू की, और उसमें स्टार्टिंग में जो है वो ब्रिटिशर्स के लिए जो है मेल्स को, लेटर्स को डिलीवर करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देन बाय 1940 उनको जो है पैसेंजर्स को जो है कैरी करने का या उनको ट्रेवल करवाने का थ्रू एयर जो है परमिशन मिल गई फ्रॉम ब्रिटिशर्स। और 1940 में जो है उन्होंने अपनी कंपनी का नाम चेंज करके क्या कर दिया, टाटा एयरलाइंस। और बाय 1950 तक जो है टाटा एयरलाइंस जो है वो कह लीजिए कि वर्ल्ड के लिए केस स्टडी बन गई थी कि हाउ इट इज बीइंग ऑपरेटेड इन प्रॉफिटेबल मैनर एंड इन एफिशिएंट मैनर, कि जो भी उनकी फ्लाइट्स होती थी कभी डिले नहीं होती थी। ठीक है, बहुत रेयरली मान लीजिए डिले होती हैं। ठीक है, ऑन टाइम जो है वो पहुंचती थी, और जो गुड्स हैं या पैसेंजर्स हैं उनको जो है सेफली अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचाती थी। तो इवन ब्रिटिश एयरलाइंस एक्सेट्रा सब जो है टाटा एयरलाइंस को पढ़ने आए कि ये ऐसा क्या कर रहे हैं कि जिसकी वजह से जो है ये टाटा एयरलाइंस इतनी स्मूथली एफिशिएंटली चल रही है। तो 1950s में गवर्नमेंट भी टाटा एयरलाइंस का ही जो है सर्विसेज ले रही थी फॉर एयर ट्रेवल। फिर नेहरू जी को लगा कि ये टाटा एयरलाइंस तो सरकारी होनी चाहिए, तो 1953 में टाटा एयरलाइंस को क्या कर दिया गया, नेशनलाइज। टाटा एयरलाइंस को क्या कर दिया गया, नेशनलाइज। 100% शेयर जो है किसने खरीद लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और टाटा एयरलाइंस क्या बन गई, एयर इंडिया। लेकिन सरकार को एक बात क्लियर थी कि हम खुद चला नहीं सकते इसको, जो वर्ल्ड क्लास सर्विस टाटा एयरलाइंस प्रोवाइड कर रही थी वो हम खुद नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो एक समझदारी नेहरू जी ने की कि उन्होंने जेआरडी टाटा को जो है एयर इंडिया का चेयरमैन बना दिया, एयर इंडिया का चेयरमैन बना दिया। वैसे तो जेआरडी टाटा को ये बात अच्छी नहीं लगी थी कि टाटा एयरलाइंस को जो है जबरन बाय फोर्स बाय कर्जन जो है गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया। ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि है तो मेरा ही बच्चा, ठीक है भाई, अब माँ इसकी कोई और है, ठीक है, तो मैं तो अपने पिता का जो है धर्म निभाऊं। ठीक है, तो ही हैज एक्सेप्टेड द चेयरमैनशिप ऑफ एयर इंडिया, और 1978 तक जो है वही जो है एयर इंडिया के चेयरमैन रहे।
और उस टाइम जो है एयर इंडिया को जो है वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट एयरलाइन जो है बोला जाता था। इवन सिंगापुर एयरलाइंस जो है वो एयर इंडिया की को जो है पढ़ने आई थी कि हाउ दे आर बीइंग ऑपरेटेड इन सच ए एफिशिएंट मैनर। और जो एयर इंडिया की हॉस्पिटैलिटी थी वो जो है वर्ल्ड रिनोड हो गई थी कि मतलब जो क्या होता था कि जो एयर होस्टेस थी वो इंडियन साड़ीज में मतलब गेस्ट को जो पैसेंजर्स को जो है वेल सर्व करती थी। ठीक है, जो फूड मिलता था एयर इंडिया में वो ताज होटल से आता था, वो उसके शेफ्स बनाते थे। ठीक है, एयर इंडिया में जो इंटीरियर्स थे उसमें इंडियन कल्चर को दिखाया जाता था, इंडियन पेंटिंग्स को जैसे एग्जांपल के तौर पे दिखाया जाता था, इंडियन क्राफ्ट को दिखाया जाता था एक्सेट्रा। तो एयर इंडिया में ट्रैवल करना जो है एक तरह से भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ने वाली बात होगी थी, भारतीय संस्कृति को जो है लाइव एक्सपीरियंस करने वाली बात होगी थी, उसके साथ कनेक्ट होने वाली बात होगी थी। तो एयर इंडिया जो है उस वक्त वाज एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ सॉफ्ट पावर फॉर इंडिया फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, सो इट वाज एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ सॉफ्ट पावर फॉर द इंडिया टू द वर्ल्ड। लेकिन 1978 में क्या हुआ कि एंड जो जेआरडी टाटा थे वो एज अ चेयरमैन एक भी पैसा चार्ज नहीं करते थे। ही वॉज नॉट टेकिंग अ सिंगल पेनी एज सैलरी। ठीक है, बिकॉज जो एयरलाइन बिजनेस था इट वॉज क्वाइट अ पैशन फॉर हिम। ठीक है, तो 1978 में क्या हुआ कि एयर इंडिया का एक प्लेन क्रैश हो गया, उसमें मोर देन 300 पैसेंजर्स इंक्लूडिंग क्रू एंड स्टाफ मेंबर्स गेट किल्ड। फिर सवाल उठने लगे जीआरडी टाटा पे, तो उसमें मुरारजी देसाई की सरकार थी, उन्होंने विद इन 1 मंथ ऑफ दैट इंसिडेंट जीआरडी टाटा को रिमूव कर दिया। उस वक्त इंदिरा गांधी ने भी लेटर लिखा था, वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे कि वी डू रिकॉग्नाइज एंड एक्नॉलेज द कंट्रीब्यूशन ऑफ योर्स टू बिल्ड द एयर इंडिया। उन्होंने जीआरडी टाटा को इस तरीके से एक लेटर भी लिखा था और जीआरडी टाटा ने उसको रेसिप्रोकेट भी किया था कि आई एम ग्रेटफुल कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी गई एंड आई हैव बीन एबल टू सर्व एयर टाटा फॉर सच आई हैव बीन एबल टू सर्व एयर इंडिया फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड सो ऑन। फिर क्या हुआ कि जब 1978 में जीआरडी टाटा को हटाया तो एयर इंडिया की क्वालिटी गिरने लगी, मैनेजमेंट इश्यूज आने लगे। ठीक है, कई ऑफिशियल्स जो थे एयर इंडिया के वर्कर्स सब जो है स्ट्राइक पे भी चले गए थे टू री इनस्टेट जीआरडी टाटा। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ कि 1983 में आते आते जब राजीव गांधी की सरकार आई तो उन्होंने रतन टाटा को चेयरमैन बना दिया एयर इंडिया का। वो 2 साल तक रहे 1983-4 में, उसको उन्होंने भी सॉरी 83-84 में तो इंदिरा गांधी सरकार आई थी, उन्होंने रतन टाटा को बना दिया था चेयरमैन। ठीक है, 1983-4 की बात है। तो वो 2 साल तक रहे, उन्होंने भी छोड़ दिया कि अब एयर इंडिया जो है बाबुओं के कंट्रोल में होगी, ब्यूरोक्रेट से कंट्रोल में होगी है कि वो बाबू अपनी चला रहे हैं, इसको सोच रहे हैं कि ये एक सोने की मुर्गी है, अंडा दे रही है, रोज अंडा दे रही है, खाते रहो। क्योंकि जो एयर इंडिया के लॉसेस बढ़ रहे हैं, जो एक प्रॉफिटेबल कंपनी थी वो लॉसेस में होगी अब जीआरडी टाटा के रेजिग्नेशन के बाद। वो लॉसेस कौन से उन्होंने अपनी जेब से भरने हैं, वो सब जो है भारत सरकार को भरने हैं, दैट इज टैक्स पेयर्स को भरने हैं। फिर करते करते जो है एयर इंडिया काफी लॉस में हो गई थी। ठीक है, तो फिर 1991-2 में जो है वाई बी ध्यानेश्वर नाम से जो है एक चेयरमैन को अपॉइंट किया गया। उन्होंने जो है 2 साल वो एयर इंडिया के चेयरमैन रहे। 91-2 में उन्होंने जो है क्या किया कि विद इन 2 ईयर्स एयर इंडिया को प्रॉफिटेबल कर दिया। 10,000 करोड़ का प्रॉफिट जो है कमा के दे दिया एयर इंडिया को। बट वही है कि सरकार में अच्छी चीजें डाइजेस्ट होती नहीं है। ठीक है, होता है ना जिसको अड़ंगा खाने की आदत हो तो वही खाता है, उसको अच्छी चीज दे दोगे उसका पेट खराब हो जाएगा। ठीक है, तो फिर उसको भी हटा दिया गया और एयर इंडिया जो है उसके बाद डाउन एंड डाउन एंड डाउन होती रही। और जब एयर इंडिया को बेचा गया तब एयर इंडिया का 1.5 लाख करोड़ का जो है डेप्थ था एंड ही वाज इन लॉसेस फॉर सो मेनी इयर्स। तो एक ट्रैक रिकॉर्ड उसका जो है अनब्रेकेबल था कि इट वाज इन लॉस फॉर लास्ट 30 इयर्स। हर साल जो है लॉस देती थी और अपने ही टारगेट को जो है ब्रेक करती थी कि पिछले साल 2000 करोड़ का लॉस है, इस साल 2500 करोड़ का, अगले साल 3000 करोड़ का, तो हर साल अपना जो है रिकॉर्ड ब्रेक करती थी। तो अब जो है फिर से एयर इंडिया को टाटा को बेच दिया गया और अब देखो जो है एक डेड ब्रांड को जो है टाटा ने रिवाइव कर दिया। जो एयर इंडिया जो है लगभग सारी मार्केट लूज कर चुकी थी एविएशन इंडस्ट्री, वो अब फिर से जो है शेयर जो है रीगेन करने की तरफ आगे बढ़ रही है।
and it is now aiming not only to dominate in Indian market but also international market. And टाटा जो है विस्तारा को, जो उसने सिंगापुर एयरलाइंस के साथ मिलके बनाया है, उसको मर्ज करने जा रही है विद एयर इंडिया। जैसे वोडाफोन आइडिया मर्ज हो गया ना, वैसे ही एयर इंडिया विस्तारा को मर्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, ये एसी का रिमोट कहाँ है सर? ये एसी का रिमोट कहाँ है? ये बंद कर दो आप एसी को। क्लियर है? उसके बाद जो है, जो ये एयर इंडिया की डील है, उसकी काफी सिग्निफिकेंस है, इसकी काफी सिग्निफिकेंस है। नंबर वन जो इसकी सिग्निफिकेंस है वो ये दिखाती है, जो हमने अभी डिस्कस किया, कि अ डेड ब्रांड कैन बी रिवाइव्ड इफ इट इज इन हैंड्स ऑफ गुड मैनेजमेंट। ठीक है, व्हाट अल्टीमेटली मैटर्स इज मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो चाहे वो सरकारी कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, एक लिविंग ब्रांड हो या डेड ब्रांड हो, दोनों को जो है रिवाइव, सर्वाइव, ग्रो एक्सेट्रा करवा सकती है। ठीक है, सेकंड जो है, हमें एयर इंडिया से एक लेसन मिलता है कि इतनी बड़ी डील हुई, 470 एयरक्राफ्ट्स की डील हुई। ठीक है, ये पीछे वाला चला सकते हो सर आप, कोई दिक्कत नहीं है, अगर बच्चों को कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो भी सेकंड देखो क्या है कि जो ये 470 एयरक्राफ्ट खरीदे गए हैं, इसमें कोई स्कैम, कोई प्रोब और कोई एलिगेशन कुछ नहीं, कोई हल्ला, कोई हाहाकार कुछ नहीं। रेदर इट इज कंसीडर्ड एज अ बिग अचीवमेंट फॉर द कंट्री। नॉट ओनली प्राइवेट सेक्टर सेलिब्रेट्स दिस डील बट आल्सो द गवर्नमेंट। समझे कैसे? मैं आपको बताता हूँ। 1988 में फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है इंडिया आए थे, राजीव गांधी गवर्नमेंट थी, उसने एयरबस से, फ्रेंच मतलब ना कि एयरबस फ्रेंच कंपनी है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि एयर इंडिया जो है वो एयरबस से 20 एयरक्राफ्ट खरीदेगी, एरोप्लेन सिर्फ 20 खरीदेगी। उसी में जो है बोलने लगे थे लोग कि देयर इज अ करप्शन, देयर इज अ स्कैम, देयर इज बीन एक्सचेंज ऑफ मनी, देयर इज किकबैक्स, देयर इज कमीशंस बीइंग इन्वॉल्वड इन दिस डील एक्सेट्रा। राजीव गांधी पावर लूज कर गए, वीपी सिंह सरकार पावर में आ गए, जो 20 एयरक्राफ्ट खरीदे थे उसको ग्राउंडेड कर दिया, मतलब उसको वेयर हाउस में रख दिया कि इसमें करप्शन की स्मेल आती है, इसको यूज नहीं करना। ठीक है, उसको जो है लोन लेके खरीदा गया था, उसका जो इंटरेस्ट पड़ रहा था वो सारा जो है टैक्स पेयर के खाते में डाल दिया गया। फिर क्या हुआ कि आपने वो मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की, कौन सी थी वो, एयरलिफ्ट, जिसमें इराक जो है कुवैत पे अटैक करता है। ठीक है, उसमें जो है इंडियंस बीइंग स्ट्रैंडेड इन कुवैत को जो है एयरलिफ्ट किया जाता है बैक टू द कंट्री। तो जानते हो वो एयरक्राफ्ट कौन से यूज किए गए थे? यही 20 जो परचेज किए गए थे बाय राजीव गांधी गवर्नमेंट फ्रॉम फ्रांस, फ्रॉम एयरबस। तो एटलीस्ट गवर्नमेंट ने एट द टाइम ऑफ क्राइसिस अपनी ईगो को पी लिया और उसको यूज कर लिया टू ब्रिंग बैक इंडियंस फ्रॉम कुवैत। उसके बाद जितनी भी डील्स होती थी एयर इंडिया की टू परचेज एनी एयरक्राफ्ट, उसमें हमेशा जो है करप्शन की एलिगेशन लगती थी। सीबीआई, सीबीसी जो है एंड कैग, तीनों अपनी जो है बैग को तैयार रखते थे कि ये डील आ गई है, आज न्यूज़पेपर में पढ़ा, चलो चलते हैं, और बड़ी बड़ी रिपोर्ट लिखेंगे। ठीक है, काम मिल गया है कि घर में इतने दिनों से बैठे थे, अब काम मिल गया है रिपोर्ट लिखने का। अब देखो 470 एयरक्राफ्ट खरीदे गए, कोई जो है स्कैम नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, और अगर मान लीजिए एयर इंडिया सरकारी कंपनी होती है आज के टाइम में, वो 470 छोड़ो 47 छोड़ो 4 प्लेन भी खरीदती, तब भी कहते कि स्कैम है। समझे? दूसरी बात जो है, इसको सेलिब्रेट भी किया गया बाय द पॉलिटिकल क्लास अक्रॉस द स्पेक्ट्रम। ये डिफरेंस है। अब देखो 2013 में भी इंडिगो ने कुछ इसी तरीके से 300 प्लेन्स का ऑर्डर दिया था, तब मनमोहन सिंह ने जो है इस तरीके से कोई मीटिंग नहीं की थी विद इट्स काउंटर पार्ट्स इन फ्रांस और सो। उस टाइम जो है पॉलिटिकल क्लास जो है वो हेजिटेंट भी थी, रिलक्टेंट भी थी टू एसोसिएट इटसेल्फ विद प्राइवेट सेक्टर। तो एक शिफ्ट आ रहा है कि नाउ पॉलिटिकल इज रेडी टू गो इन अलाइनमेंट विद प्राइवेट सेक्टर, टू बी इन सिंक विद प्राइवेट सेक्टर और टू बी इन एसोसिएशन विद प्राइवेट सेक्टर। तो यानी अब पॉलिटिकल क्लास जो है वो एक्सेप्ट कर रही है, या हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है
कि वी शुड एंड वी मस्ट मूव टुवर्ड्स कैपिटलिज्म। समझे? तो कैपिटलिज्म की एक्सेप्टेबिलिटी जो है हमारे सोसाइटी में अब बढ़ रही है। क्लियर? उसके बाद जो है ये एयरक्राफ्ट डील जो है, एयरप्लेन डील जो है, ये सिग्निफाइज भी करती है हमारी सॉफ्ट एंड हार्ड पावर को भी, सॉफ्ट एंड हार्ड पावर को भी। क्यों? अब जैसे बाइडेन बोले कि ये जो एयरक्राफ्ट खरीदेगी टाटा, उससे जो है बिलियन ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है अमेरिका में होगी, मोर देन 10 लाख जो है जॉब्स क्रिएट की जाएगी। तो यानी इसको जो है सेलिब्रेट जो है फ्रांस में भी किया गया, ब्रिटेन में भी किया गया एक्सेट्रा, क्योंकि सब जगह जो है वहां पे रोजगार क्रिएट होंगे। ठीक है? तो यानी यहां से हमारी सॉफ्ट पावर बिल्ड हो रही है कि सभी कंट्रीज को क्या लगता है कि इंडिया जो है काम का देश है, इसके साथ पंगा नहीं लेना, इसके उसको नाराज नहीं करना। इसी से हमारी दाल रोटी चल रही है अब आज के टाइम पे। ठीक है? समझे? तो दैट्स बेसिकली एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ सॉफ्ट पावर एंड इट इज आल्सो एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ हार्ड पावर। हाउ? बिकॉज जब आप इतना लार्ज ऑर्डर देते हो तो इसको आप लीवरेज भी कर सकते हो फॉर सर्विंग योर नेशनल इंटरेस्ट। कल को जो है हम इन पावरफुल कंट्रीज को बोल सकते हैं कि ये डील नहीं लेंगे अगर हमारी ये बात नहीं मानी। ये पाकिस्तान जो हम पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता रहता है, इसको नहीं रोका, इसका गला नहीं दबाया, तो फिर ये डील कैंसिल। हमारी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, क्योंकि इट विल, देखो सिंपल क्या होता है कि हाउ यू गेट पावर, सी the other person should be dependent on you. More the person is dependent on you, more the power you have over that person, because dependency gives you leverage and leverage gives you power. So these countries are dependent on us for purchasing their aircrafts. That is why we have the leverage to utilize their dependency on us. ठीक है? for our national interest. समझे? क्लियर? उसके बाद जो है ये ऑर्डर एक और चीज जो है सिग्निफाई करता है रिगार्डिंग आवर नेशनल स्ट्रेंथ। वो क्या है? स्केल। जो इंडिया के पास स्केल है वो बस हमसे ऊपर चाइना के पास है और किसी के पास नहीं है, बिकॉज वी आर 1.3 बिलियन पॉपुलेशन स्ट्रॉन्ग कंट्री। मतलब एवरी 7th पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज इंडियन। वी हैव पॉपुलेशन ऑफ 1.3 बिलियन। ठीक है? तो एवरी 7th पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज इंडियन। इतने लार्ज साइज कंट्री है हम कि एवरीथिंग विल हैपन ऑन स्केल। अगर बात करो कि किस देश में सबसे ज्यादा बिलियनर्स होंगे, इंडिया में होंगे। ठीक है? बात करोगे कि किस देश की सबसे ज्यादा जीडीपी होगी कल को, वो इंडिया की होगी। ठीक है? लेकिन उसकी फ्लिप साइड भी है कि अगर आप बात करोगे नंबर ऑफ पुअर्स जो है पूरे वर्ल्ड में कहाँ सबसे ज्यादा होंगे, इंडिया में होंगे। सबसे ज्यादा मलेरिया केसेस कहाँ पे होंगे, इंडिया में होंगे। एड्स के केसेस कहाँ पे होंगे, इंडिया में होंगे, एक्सेट्रा। तो अगर हम जो है एयरक्राफ्ट को बल्क में परचेज करने की क्षमता रखते हैं, तो दैट इज शोइंग दैट वी हैव ह्यूज नेशनल स्ट्रेंथ आल्सो, दैट इज ऑफ स्केल। तो इतना स्केल जो है कोई और अदर कंट्री प्रोवाइड नहीं कर सकता। बाकी सब कंट्री छोटे छोटे हैं, किसी की पॉपुलेशन 50 लाख, किसी की 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, एक्सेट्रा। समझे? और अमेरिका एज ए नेशन या चाइना जो है वो इतनी जल्दी ग्रो एंड डेवलप कैसे हुए? बिकॉज ऑफ अगेन स्केल। ये अमेरिकन मानते हैं कि आफ्टर अमेरिका जो है इतना बड़ा स्केल जो है सिर्फ इंडिया में ही मिल सकता है। क्लियर? और इसकी एक और बात यह है, कितने एयरक्राफ्ट जो है एयर इंडिया ने खरीदे, बट इससे जो है कोई स्टेट एक्सचेकर पे अफेक्ट नहीं आ रहा। देयर इज नो बर्डन ऑन स्टेट एक्सचेकर और पब्लिक एक्सचेकर। ना तो गवर्नमेंट ने इस पर कोई सब्सिडी दी, ठीक है, ना कोई इजी क्रेडिट दिया, ना कोई गारंटी दी कि भाई एयर इंडिया मान लीजिए कल को डिफॉल्ट कर देती है रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ दीज एयरक्राफ्ट, तो गवर्नमेंट बियर करेगी। ऐसी कोई काउंटर गारंटी गवर्नमेंट ने नहीं दी। क्लियर? सो एविएशन सेक्टर कैन बी बूम्ड विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट आल्सो। पहले कहा जाता था कि एक कंपनी तो सरकारी होनी चाहिए एविएशन सेक्टर में। क्यों होनी चाहिए? वो कहते थे कि कोई डिजास्टर आ जाए तो एयर इंडिया होगी ना हमारी टू एवैक्यूएट द पीपल फ्रॉम दैट डिजास्टर एरिया। ठीक है, डिजास्टर अफेक्टेड एरिया। तो ठीक है, एयर इंडिया के एयरप्लेन्स की जगह तुम
इंडिगो के एयरप्लेन यूज कर लेना, उसको पैसे दे देना, वो चली जाएगी वहां पे, वो वैक्यूएट कराएगी। तो यानी एविएशन सेक्टर, और फॉर द मैटर कोई भी सेक्टर है, चाहे वो टेलीकॉम सेक्टर है, ठीक है, या वो जो है रिटेल सेक्टर है, कोई भी सेक्टर है, इट कैन बी ऑपरेटेड विदाउट इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट। समझे? इवन डिफेंस सेक्टर, एटॉमिक सेक्टर भी जो है विदाउट गवर्नमेंट रन किया जा सकता है। व्हाट गवर्नमेंट इज नीड टू डू, व्हाट गवर्नमेंट नीड टू डू, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ना करे, डायरेक्ट इंटरवेंशन ना करे बाय कंस्टिट्यूटिंग एंड पीएसयू एंड दैट विल डिलीवर सर्विसेज टू यू। इंस्टेड क्या करना है गवर्नमेंट को? रेगुलेट करना है। गवर्नमेंट हैज टू परफॉर्म इट्स फंक्शन ऑफ रेगुलेटर, ताकि वो क्रोनी कैपिटलिज्म जो है उसको रोक सके, जो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हैं उनको रोक सके। दैट इज द प्राइम फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट टू डू द बिजनेस। गवर्नमेंट का काम क्या है? जो बिजनेस ना करे। जैसे नितिन गडकरी हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि जिस देश की सरकार व्यापारी, उस देश की जनता भिखारी। सर बोले, वो क्या बोलते हैं कि जिस देश की सरकार व्यापारी, उस देश की जनता भिखारी। क्योंकि गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं है, उसको रेगुलेट करना है। समझे? तो वो उसी डायरेक्शन में जो है ये स्टेप है, और उसी को ये सिग्निफाई कर रहा है। जैसे अब एक अशोका होटल है दिल्ली में, सीपी में है, वो सरकार चला रही है। क्यों चला रही है? लॉस में चला रही है। बाबू आते हैं वहां पे, बढ़िया स्टे करके जाते हैं, ऐश करते हैं। क्यों चला रही है? उसको क्या जरूरत पड़ी है? गेस्ट हाउस चला रही है सरकार, क्या जरूरत पड़ी है गेस्ट हाउस की? इजंट इट? तो इसको किसको लेफ्ट आउट कर देना चाहिए? प्राइवेट सेक्टर को। क्योंकि आप मान लीजिए एयर इंडिया जो है, इसको नेशनलाइज ना करते, इसको टाटा को ही चलाने देते, क्योंकि नेशनलाइजेशन के बाद भी तो टाटा ही चला रहे थे, जीआरडी टाटा ही चला रहे थे। ये टाटा एयरलाइंस होती, और गवर्नमेंट जो है, जो इसने इतना पैसा एयर इंडिया में बहाया, उस पैसे का इस्तेमाल करती टू डेवलप फाइटर एयरक्राफ्ट। इंडिया के पास अपने खुद के एयरक्राफ्ट होते, फाइटर एयरक्राफ्ट होते, उसको यूज करती टू डेवलप एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी। क्या मिल गया सरकार को एयर इंडिया को रन करके? इवेंचुअली उसको बेचा ही, और इवेंचुअली उसी कंपनी के पास गया, और वही कंपनी जो है इसको अब एफिशिएंटली रन कर रही है। इजंट इट? तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जहां पे अननेसेसरली सरकार इन्वॉल्व है। सरकार जितनी जल्दी वहां से निकल जाएगी, उतना देश के लिए अच्छा होगा। समझे? क्लियर है? तो वे हेड यही है कि एविएशन सेक्टर जो है वो अब डायरेक्शन दिखा रहा है फॉर अदर सेक्टर्स टू फॉलो, वेदर इट इज हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और टेलीकॉम सेक्टर एक्सेट्रा, जहां से सरकार को विड्रॉ कर लेना चाहिए, टाइमली एग्जिट ले लेनी चाहिए। समझे? क्लियर है? आप खुद देखो, पहले रोड्स कैसी बनती थी, खड्डे पहले बनते थे, रोड फिर बाद में बनाई जाती थी, खड्डों को एडजस्ट करते करते। ठीक है? आज देखो कि कितना रैपिड एक्सपेंशन हो रहा है ऑफ हाईवेज एंड एक्सप्रेसवेज। वो किसने किया है? प्राइवेट सेक्टर ने। ठीक है? कल को रेलवे से हो, ठीक है, और या पोर्ट से हो, सब जगह से जो है सरकार को विड्रॉ कर लेना चाहिए। बट एज अ रेगुलेटर जो है उसको अपना काम इफेक्टिवली करना पड़ेगा, अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर कुड बी एक्सप्लॉइटेटिव आल्सो। समझे? वो काम उसको जो है अच्छे से करना पड़ेगा। क्लियर? तभी तो किया है वो सब। बिजनेस देखो डिसीजंस है उनकी, बिजनेस पे हमें क्वेश्चन करने की क्या जरूरत है? चाहे तो वो ऑर्डर सक्सेसफुल हो ना हो, आपकी जेब से तो कोई पैसा नहीं जा रहा ना, फिर आपको क्या टेंशन लेनी है? चाहे तो भाई आप एज ए टैक्स पेयर जो है, टैक्स भर के जो है उस लॉस को बियर करोगे, फिर तो सिरदर्दी लो। टाटा का पैसा है, टाटा देखेगी आप अपना देखो अच्छा अच्छा, हाँ वो था, वो अलग इशू है, एयरलाइनर था वो, उसके रिपीटेड एक्सीडेंट हो रहे थे। ठीक है? वो अलग इशू है, वो उसने सुधार ली है। चलिए नेक्स्ट इज सिकल सेल एनीमिया। ठीक है? सिकल सेल डिजीज के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछते हैं प्रीलिम्स में, मेंस में भी सीधा आ सकता है। ठीक है? तो नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर जो है सिकल सेल डिजीज को डील करने के लिए
सरकार जो है स्टेप्स ले रही है। ठीक है, तो अब ये सिकल सेल डिजीज क्या होती है? देखो ये ना एक जेनेटिक डिजीज है, मतलब फ्रॉम पेरेंट्स इट गेट ट्रांसमिटेड टू चिल्ड्रन। और सेकंड क्या है कि इसमें जीन्स में कुछ अनोमली हो जाती है, अबनॉर्मेलिटी हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ये डिजीज होती है। ठीक है, कैसे होती है ये? लेट मी टेल यू। फर्स्ट कि ब्लड में जो है रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, वो रेड ब्लड सेल्स जो है टॉफी की तरह होते हैं, जैसे टॉफी की शेप होती है ना, साइज होती है, वैसे ही होते हैं, लाइक डिस्क शेप आप कह सकते हो। ठीक है, इन रेड ब्लड सेल्स का काम क्या होता है कि ये ऑक्सीजन कैरी करते हैं फ्रॉम द लंग्स एंड दे ट्रांसमिट इट टू ऑल बॉडी पार्ट्स। इट ट्रांसमिट्स ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल द बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, ये काम है इन रेड ब्लड सेल्स का। रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होता है। ये क्या करता है कि अब लंग्स के पास से जो है ब्लड घूमता है। ठीक है, लंग्स जो है ऑक्सीजन रिलीज करती है, हवा को। ये हीमोग्लोबिन जो है उस ऑक्सीजन को पकड़ लेता है और अपने पास कैप्चर कर लेता है, समझे? अपने पास स्टोर कर लेता है, और वो रेड ब्लड सेल के अंदर ही मौजूद है। तो रेड ब्लड सेल जो है वो ब्लड जो है पूरे बॉडी में आपके सर्कुलेट हो रहा है। तो मान लीजिए किडनी के पास गई, किडनी को जो ऑक्सीजन चाहिए पकड़ा दी, उस वो जो है मान लीजिए लीवर के पास गई, ब्लड जो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन स्टोर है वहां से जो है ऑक्सीजन रिलीज करके लीवर को प्रोवाइड कर दी। तो इस तरीके से जब रेड ब्लड सेल जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई कर देती है। ठीक है, समझ आई? क्लियर है? अब सिकल सेल में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन के अंदर दो जीन्स होते हैं। ठीक है, एक अल्फा ग्लोबिन, दूसरा बीटा ग्लोबिन। ठीक है, दो जीन्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हीमोग्लोबिन के अंदर डीएनए है, सपोज। ठीक है, डीएनए के अंदर क्या है? जीन्स। एक अल्फा है और दूसरा बीटा, बीटा ग्लोबिन। एक दिन अल्फा ग्लोबिन ने बीटा ग्लोबिन का मजाक उड़ा दिया। अल्फा ग्लोबिन सेड कि मैं अल्फा ग्लोबिन हूं, ठीक है, आई एम ऑल माइटी, ऑल पावरफुल। तू बेटा बीटा ही है। ठीक है, बीटा ग्लोबिन को बुरा लग गया, बीटा नाराज हो गया, गुस्से में आ गया, एक्सेट्रा। देन बीटा ग्लोबिन गेट म्यूटेटेड। बीटा ग्लोबिन गेट म्यूटेटेड। वो उसकी शेप जो है थोड़ी चेंज होगी, आप कह लीजिए, उसकी जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाया, तो वो गुस्से में था, परेशान था, एक्सेट्रा। तो बिकॉज ऑफ म्यूटेशन ऑफ बीटा ग्लोबिन जो रेड ब्लड सेल्स की शेप बदल जाती है। ठीक है, समझ आई? बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इन बीटा ग्लोबिन, दैट इज अ जीन इन दी हीमोग्लोबिन, उसकी वजह से जो है रेड ब्लड सेल्स की क्या हो जाती है? शेप चेंज हो जाती है। फ्रॉम टॉफी टाइप स्ट्रक्चर या डिस्क शेप स्ट्रक्चर से वो सिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। सिकल क्या होती है? वो आपने देखा होगा ना, खेती में दत्तारी होती है ना, कि ऐसे यहां से पकड़ते हो और यहां से एक हाफ डिस्क शेप जो है स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरीके से आपने देखा होगा खेती में, है ना, सिकल। तो उस तरीके की शेप हो जाती है। जैसे आप देख सकते हो कि रेड ब्लड सेल जो है सर्कुलर से आप कह लीजिए कि सेमी सर्कुलर शेप में आ गए, सिकल शेप में आ गए, समझे? अब ये सिकल सेल्स बन गए, रेड ब्लड सेल्स अब क्या बन गए? सिकल सेल्स, सिकल शेप सेल्स। अब ये सिकल शेप सेल्स क्या है कि जब ब्लड फ्लो होता है आपकी आर्टरीज, वेन्स में, ठीक है, तो जो वो डिस्क शेप रेड ब्लड सेल्स है वो तो इजीली पास थ्रू हो जाते हैं इन योर आर्टरीज एंड वेन्स, इन योर ब्लड वेसल्स। लेकिन जो सिकल सेल शेप है ये इजीली ट्रांसमिट नहीं हो पाते, ये एक जगह इकट्ठे होने लग जाते हैं एंड दे बेसिकली ब्लॉक द ब्लड वेसल। दैट इज व्हाई ब्लड इज नॉट एबल टू ट्रांसमिट थ्रू दैट ब्लड वेसल। समझे? ये बहुत सारे सिकल सेल जो है एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, हाँ, क्लोटिंग टाइप हो जाती है, ब्लॉकेज कर देते हैं, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि ये सर्कुलर शेप में नहीं है, स्फेरिकल शेप में नहीं है, जिसकी वजह से ये उस ब्लड वेसल से पास थ्रू नहीं हो पाते। समझे? फिर अगर ये जो है ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा?
उस बॉडी ऑर्गन तक ब्लड नहीं पहुंचेगा। ब्लड नहीं पहुंचेगा तो वो बॉडी ऑर्गन डैमेज हो जाएगा, बॉडी ऑर्गन डैमेज हो जाएगा तो वो फेल हो जाएगा। और इसीलिए जो है सिकल सेल डिजीज किसी को होती है तो उसका जो है ब्रेन डैमेज हो सकता है, उसकी आईज डैमेज हो सकती है, उसका लीवर, उसका किडनी, उसका हार्ट, कुछ भी डैमेज हो सकता है। दैट डिपेंड्स कि किस बॉडी ऑर्गन में जो है ब्लड की ब्लॉकेज हुई है। क्लियर? सेकंड जो है ये अनीमिया भी कॉज करती है। अनीमिया कैसे? कि जो रेड ब्लड सेल्स है वो एक बार प्रोड्यूस करे बॉडी तो वो उसकी शेल्फ लाइफ कह लीजिए या उसकी जो लाइफ है दैट इज फॉर 100 डेज, दैट इज फॉर 100 डेज। लेकिन जो सिकल सेल है दे रिमेन इन एग्जिस्टेंस फॉर ओनली 10 to 12 डेज, देयर लाइफ इज ओनली ऑफ 10 to 12 डेज। तो 10 या 12 दिन बाद ये मर जा रहे हैं, ठीक है? तो बॉडी को रेप्लेनिश करना पड़ेगा, बॉडी को रेप्लेनिश करना पड़ेगा तो बॉडी जो है इतना रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती, इतनी फास्ट और इतनी हाई स्केल पे जो है बॉडी रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाती। तो अल्टीमेटली क्या होगा? शॉर्टेज ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन योर बॉडी, एंड इफ योर बॉडी इज शॉर्ट ऑफ रेड ब्लड सेल्स देन योर बॉडी इज गोइंग टू फील एनीमिक। ठीक है, समझे? इसलिए जब किसी को सिकल सेल डिजीज होती है तो वो पर्सन जो है बहुत ज्यादा फिटीग महसूस करता है, बॉडी पेन महसूस करता है, ठीक है, वीकनेस महसूस करता है, एक्सेट्रा। क्लियर? आई समझ सिकल सेल एनीमिया क्या है? हाँ जी। शेप चेंज हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से वो रेड ब्लड सेल जो है फ्लो नहीं कर पा रहे प्रॉपरली, स्पीडली। ब्लड तो वो नहीं, वो ऑक्सीजन तो कैरी कर पाते हैं, ऑक्सीजन तो कैरी करते हैं, बट बिकॉज ऑफ शेप चेंज जो है, मान लीजिए अच्छे से ऑक्सीजन कैरी नहीं कर रहे, पहले मान लीजिए 5 यूनिट कैरी कर रहे थे, अब 2 यूनिट कैरी कर पा रहे हैं, फिर उसको भी ट्रांसमिट नहीं कर पा रहे बिकॉज these sickle cell shaped cells are not easily transportable, ठीक है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। क्लियर है? और उस पर्सन की क्या हो सकती है? अर्ली लाइफ डेथ। या देख सकते हो आप सिकल सेल जो है एक जगह ब्लॉक हो जाते हैं, दे आर नॉट एबल टू पास थ्रू द ब्लड वेसल। ठीक है, समझे? तो जॉइंटिस टाइप भी फीचर्स आने लग जाते हैं इंसान के, ठीक है, आंखें पीली हो जाती है बिकॉज ब्लड जो है सप्लाई नहीं हो पा रहा, ठीक है, पेलनेस आ जाती है, फेस जो है या बॉडी जो है पीली सी पड़ जाती है क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा तो उसको न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई नहीं हो रहे, ठीक है, और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, लेग्स कमजोर हो जाती हैं, चेस्ट, बैक, एटसेट्रा। ठीक है, ट्रीटमेंट तो यही है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दो, ब्लड रिप्लेस कर दो उस पेशेंट का, ठीक है, या हाइड्रोजीरिया है, ये एक मेडिसिन है जो आपके पेन को कम कर देगी, हाइड्रोजीरिया, ठीक है, ये आपके पेन को कम कर देगी, बट ये सिकल सेल्स को रिमूव नहीं कर सकती, बट थोड़ा पेन आपको जरूर कम कर देगी। लेकिन स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन से कि नए रेड ब्लड सेल जो है वो स्टेम सेल प्रोड्यूस कर दे, ठीक है, या बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से जो है इसका इलाज किया जा सकता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन मतलब क्यों? क्योंकि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? बोन मैरो में, और बोन मैरो कहाँ होती है? हड्डियों के बीच में, हड्डियों के बीच में होती है, ठीक है, तो वहां पर जो है रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। क्लियर? तो गवर्नमेंट ने भी जो है नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू जो है काफी सारी एक्टिविटीज ले रही है ताकि सिकल सेल डिजीज को रोका जा सके देश में। वो क्या एक्टिविटीज ले रही है? एक तो अर्ली डायग्नोसिस हो, इसलिए स्कूल्स में या आंगनवाड़ी वर्कर्स को एंगेज करके घर घर जाके जो है सिकल सेल एनीमिया के टेस्टिंग कराए जाए, फिर उनका जो है अर्ली ट्रीटमेंट करा दिया जाए, क्योंकि अर्ली स्टेज पे पकड़ी गई तो फिर इसका इलाज संभव है, लेटर स्टेज पे पकड़ी गई फिर तो इलाज काफी मुश्किल भी है और कॉस्टली भी है, क्योंकि वही बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन या ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्सेट्रा करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आई? तो अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट चल रही है वो पूछा हुआ है, प्रीलिम्स से भी डायरेक्ट पूछा हुआ है सिकल सेल एनीमिया पे कि क्या होता है। ठीक है, क्लियर है?